हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे क्लास 9th का सिविक्स का चैप्टर नंबर 1, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। की आखिर भाई ये लोकतंत्र क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों है हमें? मतलब अब लोकतंत्र नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ेगा हमारी ज़िंदगी में, क्या ज़रूरत है हमें इसकी? यही सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर की मैं 2 वीडियोज़ बनाऊँगी। आज मैं कर रही हूँ पार्ट 1 तैयार और इसके बाद मैं पार्ट 2 आपको बाद में पढ़ाऊँगी। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अगर मैं ओवरव्यू की बात करूं तो बच्चों, ओवरव्यू का मतलब क्या होता है? ओवरव्यू मतलब होता है परिचय, कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन की बात हो रही है। अब हम पहले पढ़ेंगे अपना फर्स्ट पैराग्राफ और इसको अच्छे से समझेंगे। देखो, वो कह रहे हैं व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होती है, लोकतंत्र क्या होता है, एंड व्हाट आर इट्स फीचर्स, और इसकी विशेषताएं क्या हैं। भाई दिस चैप्टर बिल्ड्स ऑन अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ये जो चैप्टर है ना, बिल्ड्स ऑन का मतलब होता है कहीं ना कहीं आगे बढ़ना, शुरुआत करना, बल्कि हम बोल सकते हैं। तो हम बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन से शुरुआत करेंगे डेमोक्रेसी की इस चैप्टर में, एंड स्टेप बाय स्टेप वी वर्कआउट द मीनिंग ऑफ टर्म्स। फिर हम वर्कआउट करेंगे जो भी टर्म्स इन्वॉल्व हैं उसकी डेफिनेशन के अंदर। ठीक है, द एम क्या है इस चैप्टर को पढ़ने का? अंडरस्टैंड करना, समझना बहुत क्लियरली बेयर मिनिमम फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। की भैया सबसे कम, बेयर मिनिमम हो गया एक तरीके से न्यूनतम, सबसे कम विशेषताएं कौन सी होनी चाहिए, कौन से फीचर्स होने चाहिए। अगर हम कह रहे हैं कि कोई गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो मिनिमम क्या क्या चीज़ें चाहिए। जब हम सबसे कम वाली चीज़ें जान लेंगे तो आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर, जब हम पूरा ये चैप्टर पढ़ेंगे तो वी शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश, हम अंतर कर पाएंगे एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में और एक नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। हमें समझ आ जाएगा कि ये गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक है और ये गवर्नमेंट जो है नॉन डेमोक्रेटिक है, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, राइट। टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर, अब आपने शुरुआत तो करी एक सिंपल डेफिनेशन से, लेकिन जब आप एंड पर पहुंचोगे इस चैप्टर के, वी स्टेप बियॉन्ड दिस मिनिमल ऑब्जेक्टिव, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। जो हमने कहा ना कि हमारा छोटा सा ऑब्जेक्टिव है, न्यूनतम ऑब्जेक्टिव है, मिनिमम जिसे हम बोल सकते हैं, उस ऑब्जेक्टिव से कहाँ आगे बढ़ जाएंगे एंड इंट्रोड्यूस करेंगे ब्रॉडर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी को, कि एक्चुअली हम उसको पूरा अच्छे तरीके से फिर चैप्टर के अंत तक समझ लेंगे। यानी कि हम चैप्टर के शुरुआत में तो बात करेंगे मिनिमम डेफिनेशन की कि डेमोक्रेसी क्या है, लेकिन जब हम चैप्टर के अंत में पहुंचेंगे तो हम इसके ब्रॉडर आइडिया तक पर बात करेंगे डेमोक्रेसी के। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट प्रिविलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सबसे ज़्यादा प्रिविलेंट है। प्रिविलेंट का मतलब होता है लोकप्रिय, लोगों को प्यारी। पता नहीं भाई, देखो अब ये तो चैप्टर पढ़ने के बाद ही तुम्हें पता चलेगा, है ना, कि डेमोक्रेसी इतनी प्यारी क्यों है कि पूरी दुनिया ये चाहती है कि हमें डेमोक्रेटिक जो है देश कहा जाए या डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये कहा जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा क्यों है, तो इन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा प्रिवलेंट फॉर्म है, ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टुडे, मतलब आज के टाइम पर, एंड इट इज़ एक्सपेंडिंग टू मोर कंट्रीज़, और ज़्यादा कंट्रीज़ में ये डेमोक्रेसी जो है ये फैलती जा रही है। मतलब इस तरह की जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है लोगों में बहुत प्रचलित हुई है और पूरी दुनिया में ये अलग अलग देशों में आज जो है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो रही है, फैल रही है। बट वाई इज़ इट सो? ऐसा है क्यों? ऐसा क्या है डेमोक्रेसी के अंदर? व्हाट मेक्स इट बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट? हमने ये कहीं नहीं कहा बच्चों कि ये डेमोक्रेसी ही बेस्ट है। हम ये कह रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं, वो कौन से गुण हैं जो कि इस गवर्नमेंट को बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाते हैं एक नॉर्मल सरकार से। हम ये कह रहे हैं कि बाकी की जो सरकारें बन रही हैं दो अलग अलग देशों में, हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ठीक है, ये बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये काफ़ी बेहतरीन है, दूसरों से बेहतर है कम से कम। एंड दैट इज़ द सेकेंड बिग क्वेश्चन दैट वी टेक अप इन दिस चैप्टर, और यही वो हमारा दूसरा प्रश्न होगा जो हम इस चैप्टर में जो है पढ़ने वाले हैं कि ना ये बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है। मतलब पहला तो हम ये पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है, और दूसरा हम ये पढ़ेंगे कि क्यों ये बेहतर है दूसरों से। क्लियर है? चलो जी आगे आ जाओ जी। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, इस पैराग्राफ पे थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। भाई तुमने जो है ना बच्चों अलग अलग प्रकार के गवर्नमेंट के बारे में तो ऑलरेडी पढ़ लिया ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी सो फॉर। और अभी तक वो कह रहे हैं कि जितना तुम डेमोक्रेसी को समझते हो, तुम्हारी जितनी अंडरस्टैंडिंग बनती है, तुम्हारी समझ के आधार पर, ठीक है, तुम्हें राइट डाउन करने हैं सम कॉमन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। आप बताओ, कुछ विशेषताएं बताओ, तुमने क्या समझा कि लोकतांत्रिक सरकारें यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती हैं और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है। बेटा क्या है बेसिकली, तुमने ना ये चैप्टर ना, अब चैप्टर 1 है, इसके पहले चैप्टर 2 हुआ करता था, तो चैप्टर 1 में भी काफ़ी कुछ तुम्हें बताया गया होगा डेमोक्रेसी के बारे में, उसके बेस पे तुमसे पूछ रहे हैं। बट वैसे भी तुम लोगों ने 5th 6th 7th 8th 9th में, मतलब 7th 8th तक भी काफ़ी कुछ डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा है, तो उसी के बेस पे तुम बताओ
कि भाई तुम्हें क्या समझ में आता है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स क्या होती हैं, ठीक है। आगे आ जाओ। वाई डिफाइन डेमोक्रेसी। अब एक प्रश्न आता है कि परिभाषा की क्या ज़रूरत है। हम कह रहे हैं डेफिनेशन बोलो, तो क्या ज़रूरत है डेफिनेशन की। बात तो समझ में आती है ना कि डेमोक्रेसी का मतलब है जहाँ हम अपने लीडर को चुनते हैं, वो हम पर शासन करते हैं, हमारे लिए शासन करते हैं, और हम ही में से कोई होता है जो चुन के आगे आता है, राइट। अब ये बात हो रही है कि हम इस चैप्टर में डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि वाई डिफाइन डेमोक्रेसी, क्या ज़रूरत है इसकी परिभाषा की। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, इसके पहले कि हम थोड़ा आगे बढ़े चैप्टर में, लेट अस फर्स्ट टेक नोट ऑफ एन ऑब्जेक्शन बाय मैरी। अब एक क्लास का ये सीन दिखाया गया है तुम्हें। यहाँ एक मैरी नाम की बच्ची है, और जब टीचर जो है वो डेफिनेशन की बात करती है तो मैरी एक ऑब्जेक्शन क्रिएट करती है और बोलती है कि मैम जो मुझे बताइए, मुझे आपत्ति है इस बात पे कि हम क्या ज़रूरत है डेफिनेशन की, ठीक है ना। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक जो मेधावी छात्रा है, एक अच्छी छात्रा है मैरी हमारी, वो एक ऑब्जेक्शन करती है एंड शी डज़ नॉट लाइक दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी। उसको अच्छा नहीं लगता इस तरीके से डेमोक्रेसी को डिफाइन करना, एंड वांट्स टू आस्क सम बेसिक क्वेश्चंस, और वो कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछना चाहती है हर टीचर, अपनी टीचर से, जिनका नाम क्या है, ध्यान से समझ लो, नाम है उनका लिंगदो मैडम है ये हमारी, और इनका नाम है हमारा मटिल्डा लिंगदो। अब इनका नाम जो है मटिल्डा लिंगदो है, और ये रिस्पॉन्ड करती हैं उसके क्वेश्चंस को, जवाब देती हैं। एज अदर क्लासमेट्स ज्वाइन दिस डिस्कशन। अब जब हमारी मैडम जो है मटिल्डा लिंगदो हो चुके हैं, उसके सवालों का जवाब देना उन्होंने शुरू किया, तो क्लास के बाकी बच्चों ने भी इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। मैरी कहती है, क्या कहती है, यहाँ से ध्यान से समझना इसको। मैरी कहती है कि मैम आई डोंट लाइक दिस आइडिया, मुझे ये तो तरीका ही ठीक नहीं लगा। फर्स्ट वी स्पेंड, पहले हमने टाइम डिस्कस, मतलब टाइम खर्च किया डिस्कसिंग डेमोक्रेसी को डिस्कस करने में, देन वी वांट टू फाइंड आउट मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, और उसके बाद हमको डेमोक्रेसी का मीनिंग फाइंड आउट करना है। आई मीन लॉजिकली शुडंट वी हैव अप्रोच्ड, मतलब लॉजिकली तो हमें क्या करना चाहिए था, इट इज़ द अदर वे अराउंड, मतलब पहले हमें डेफिनेशन बतानी चाहिए थी आपको, और फिर डेमोक्रेसी के बारे में बताना चाहिए था। अभी मैम ने पता है क्या, मैम ने आपको डेमोक्रेसी के बारे में बताया होगा पहले चैप्टर में, इस चैप्टर में वो डेफिनेशन बता रही हैं। तो बच्ची ने क्या किया, ऑब्जेक्शन किया कि ये क्या बात हुई, आपने पहले हमें डेमोक्रेसी के बारे में बताया और अब आप डेफिनेशन के बारे में बता रही हो। होना तो ये चाहिए था कि आप पहले डेफिनेशन बताती फिर उसके बारे में बताती। शुडंट द मीनिंग हैव कम फर्स्ट, है ना, मीनिंग पहले बताना चाहिए था, एंड देन द एग्जाम्पल आपको हमें देना चाहिए था। अब लिख दो, मैम कहती हैं कि हाँ ठीक है भैया, बात तो तुम सही कह रही हो, आई कैन सी योर पॉइंट, मतलब मुझे तुम्हारा ये जो पॉइंट है मुझे समझ में आ रहा है कि भाई तुम्हारी बात में तो दम है बेटा, बट दैट इज़ नॉट हाउ वी रीज़न इन एवरी डे। बट पता है क्या, हम अपने सामान्य जीवन में अभी ऐसा नहीं करते। मैम बोलती हैं वी यूज़ वर्ड्स लाइक पेन, रेन, लव, हम शब्दों को यूज़ करते हैं, हम पेन शब्द को यूज़ कर रहे हैं, हम रेन शब्द को यूज़ कर रहे हैं, हम लव शब्द को यूज़ कर रहे हैं, तो डू वी वेट टू हैव अ डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स, तो क्या हम डेफिनेशन का इंतज़ार करते हैं इन शब्दों के लिए बिफोर वी यूज़ दैम, इन्हें यूज़ करने से पहले। एक छोटा सा बच्चा है, उसको दिखाओ पेन, बोलो पेन है, तो वो डेफिनेशन थोड़ी पूछेगा इसकी कि भैया डेफिनेशन बताओ पहले। कम टू थिंक ऑफ इट, डू वी हैव क्लियर डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स, तो वो कहती हैं कि ज़रा सोचो, क्या हमारे पास इन शब्दों के बहुत स्पष्ट जो हैं और सर्वमान्य परिभाषाएं हैं, लाइक ऐसी परिभाषाएं हैं जिन्हें सब मानते हो। इट इज़ ओनली बाय यूजिंग अ वर्ड दैट वी अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, यानी शब्दों का उपयोग करके ही हम उनके अर्थ को जान लेते हैं, कि हमें समझ आ जाता है पेन इज़ फॉर राइटिंग, ठीक है ना। मैरी कहती है बट देन वाई डू वी नीड डेफिनेशंस एट ऑल। ठीक है भैया, मैम आपकी बात तो बिल्कुल सही है कि पेन को अगर हम यूज़ कर रहे थे, हमें पता चल गया उसका यूज़, तो ऐसे अगर डेमोक्रेसी हमारी यूज़ हो रही है तो हमें पता चल गया व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, तो हमें डेफिनेशन की क्या ज़रूरत है। तो लिंगदो मैम कहती है वी नीड अ डेफिनेशन ओनली व्हेन वी कम अक्रॉस अ डिफ़िकल्टी इन द यूज़ ऑफ वर्ड। वो कहती हैं अगर हमें कभी ना शब्द को यूज़ करने में कोई डिफ़िकल्टी हो रही हो तो हमें डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। वी नीड अ डेफिनेशन ऑफ रेन, केवल हमें रेन की डेफिनेशन की कब ज़रूरत पड़ेगी, ओनली वैन वी विश टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम, अगर हमें इसकी फॉर्म में अंतर करना हो। लेट सपोज ड्रिजल हो रहा है और क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, दीज आर द काइंड्स ऑफ लाइक पानी आ रहा है ऊपर से आसमान से, तो आप अंतर कैसे करोगे कि रेन, ड्रिजल, क्लाउड बर्स्ट ये कैसे हैं। अब आपको डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। बट ड्रिजल का मतलब होता है बूंदाबांदी होना, क्लाउड बर्स्ट का मतलब होता है बादल का फटना। तो उन्होंने कहा कि परिभाषा की ज़रूरत तो तभी होती है ना, मान लो जैसे बारिश की परिभाषा की ज़रूरत कब होगी, जब हमें बूंदाबांदी में और बादल फटने जैसी स्थिति के और सामान्य बरसात में फ़र्क करना है ना, हमें उनमें डिस्टिंग्विश करना हो, हमें उसमें डिस्टिंग्विश करने का मतलब है फ़र्क करना।
द सेम इज़ ट्रू फॉर डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी में भी बिल्कुल यही बात है। वी नीड अ क्लियर डेफिनेशन ओनली बिकॉज पीपल यूज़ इट फॉर डिफरेंट पर्पस। भाई हमें क्लियर डेफिनेशन की ज़रूरत इसलिए है बिकॉज लोग जो हैं इसे यूज़ करते हैं अलग अलग पर्पज़ के लिए, बिकॉज वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट्स कॉल देमसेल्फ डेमोक्रेसी। अब बहुत अलग अलग हम ये कह रहे हैं कि सरकारें जो है ना अपने आप को डेमोक्रेसी वाली गवर्नमेंट बोल रही हैं, लोकतांत्रिक सरकारें बोल रही हैं, क्योंकि लोग इस बात का प्रयोग ना अलग अलग अर्थों में करने लगे हैं। बहुत अलग अलग तरह से सरकारें भी खुद को लोकतांत्रिक कहती हैं। तो बोले कि भैया लोग जो हैं, सरकारें जो हैं अपने आप को डेमोक्रेसी बोलती हैं, तो हमें देखना तो पड़ेगा कि कम से कम डेमोक्रेसी बेटा है क्या, एक्चुअली में क्या है। ऐसा तो नहीं हो कि हर एक आदमी अपने आप को ऐसे ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वाला बता रहा हो। अब यहाँ पर क्लास में एक बच्चा होता है दिव्यांग, वो खड़ा होता है, कहता है बट वाई डू वी नीड टू वर्क ऑन अ डेफिनेशन। वो कहता है चलो फिर भी मैम बात तो सही है आपकी, लेकिन डेफिनेशन की क्या ज़रूरत है। द अदर डे आपने द अदर डे का मतलब होता है एक दिन। यू कोटेड, आपने ना हमें एक कोटेशन सुनाई थी, एक वाक्य सुनाया था अब्राहम लिंकन का। उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, कि जो डेमोक्रेसी है वो लोगों के लिए है, बाय द पीपल लोगों के द्वारा है, एंड फॉर द पीपल लोगों के लिए है। वी इन मेघालय ऑलवेज रूल्ड ओवर आवर सेल्फ, तो मेघालय में भी हम लोग जो हैं वो इसी तरह से राज करते हैं और सभी लोग इस चीज़ को मानते हैं, एक्सेप्टेड बाय एवरीवन है, मतलब सभी लोग इस बात को मानते भी हैं। तो वाई डू वी नीड टू चेंज दैट, हमें इसमें बदलाव की ज़रूरत ही कहाँ है। तो लिंक दो मैम कहती है कि आई एम नॉट सेइंग वी नीड टू चेंज इट, मैं ये थोड़ी कह रही हूँ बाबू कि चेंज करने की ज़रूरत है। आई टू फाइंड दिस डेफिनेशन वेरी ब्यूटिफुल, मुझे तो खुद ये डेफिनेशन बहुत अच्छी लगती है जो अब्राहम लिंकन जी की है। टीचर कहती है मुझे भी पसंद है, बट वी डू नॉट नो, बट हमें नहीं पता इफ़ दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ डिफाइनिंग, कि ये सबसे सही तरीका है डिफाइन करने का, अनलेस वी थिंक अबाउट इट अवर सेल्फ। लाइक आप ये कह रहे हो कि किसी भी चीज़ का ये आधार पर, इसी आधार पर स्वीकार कर लेना कि मतलब ये किसी नामी ग्रामी आदमी ने कहा है, क्या ये बात सही है ना। तो टीचर क्या बोल रही है, टीचर ने कहा कि देखो मैं ये नहीं कह रही कि इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है, मुझे भी परिभाषा बहुत सुंदर लगती है, पर जब तक हम इस मसले पर खुद से विचार ना करें तब तक ये तय करना तो बहुत मुश्किल होगा कि लोकतंत्र की सर्वोत्तम परिभाषा है। सर्वोत्तम पता करने के लिए तो हमें भी देखना पड़ेगा इसको। हमें किसी भी चीज़ को हम सिर्फ इस आधार पर स्वीकार नहीं कर सकते कि किसी फेमस आदमी ने बोला बिकॉज इट इज़ फेमस, एंड जस्ट बिकॉज एवरीवन इसे एक्सेप्ट कर ले तो हम भी इसे एक्सेप्ट कर लें। हम पढ़े लिखे हैं, अपना दिमाग भी तो लगाना चाहिए। अब यहाँ पर एक बच्चा खड़ा होता है फिर से, उसका नाम है योलांदा। अब योलांदा बोलते हैं कि मैम कैन आई सजेस्ट समथिंग, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ। योलांदा एक लड़की है, कहती है मैं कुछ कह सकती हूँ। वी डोंट नीड टू लुक फॉर एनी डेफिनेशन, हमें कोई परिभाषा तलाशने की ज़रूरत नहीं है। आई रीड समवेयर, मैंने कहीं पढ़ा था दैट वर्ड डेमोक्रेसी जो आया है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका नाम है डेमोक्रेशिया। इन ग्रीक, अगर हम ग्रीक भाषा की बात करें तो डेमोश का मतलब होता है पीपल और क्रेशिया का मतलब होता है रूल। सो डेमोक्रेसी का तो मैम सीधा सीधा मतलब हो गया कि रूल बाय पीपल है ये। दिस इज़ करेक्ट मीनिंग, ये बिल्कुल सही मीनिंग। एंड वेयर इज़ द नीड टू डिबेट, और इसमें तो कोई डिबेट करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो सीधा सीधा इसकी परिभाषा की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसका सही अर्थ है। अब लिंक दो मैम यहाँ पर फिर बताती हैं कि बेटा ऑरिजिन हुआ है इस वर्ड का इससे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आज भी वही चल रहा हो मीनिंग। उन्होंने कहा कि दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी हेल्पफुल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस मैटर। भाई सवाल पर विचार करने का ये एक बहुत उपयोगी तो तरीका है, पर मैं इतना कहूँगी कि सिर्फ शब्द की उत्पत्ति है, आई वुड जस्ट से दैट दिस डज नॉट ऑलवेज वर्क, कि शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई ये हमेशा काम नहीं करता। वर्ड डज नॉट रिमेन टाइड टू इट्स ऑरिजिन। रिमेन टाइड टू इट्स ऑरिजिन का मतलब जब ये शब्द शुरू हुआ होगा तब उसका जो मीनिंग होगा, ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चों आज भी उसका वही मीनिंग हो। एक शब्द आया था 7th क्लास में, फॉरेनर। उनको बताया गया था कि फॉरेनर पहले टाइम में उन लोगों को कहा जाता था जो कि गांव के बाहर के भी होते थे। आज किसको फॉरेनर बोलते हो, जो देश के बाहर का होता है। यानी वक्त के साथ शब्दों के मतलब बदल जाते हैं। तो वो ये कह रही है कि शब्द कहाँ से पैदा हुआ केवल वो जानना ज़रूरी नहीं है। जस्ट लाइक अगर हम बात करें कंप्यूटर्स की, तो ओरिजिनली दे वर यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग। तो शुरुआत में तो केवल गिनने के काम आता था, काउंटिंग हम कर लेते थे, सम्स कर लेते थे, गणना करने के काम आता था। दैट इज़ टू से कैलकुलेटिंग, कंप्यूटिंग मीन्स लाइक कैलकुलेटिंग के काम आता था। वेरी डिफिकल्ट मैथमेटिकल सम्स हम इस पर करते थे। दीज वर वेरी पावर कैलकुलेटर्स, तो कंप्यूटर्स को उस समय बहुत पावरफुल कैलकुलेटर्स माना जाता था। बट अगर हम नाउ अ डेज आजकल की बात करें तो वेरी फ्यू पीपल यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स को फॉर कंप्यूटिंग सम्स। सवालों को करने के लिए तो लोग बहुत कम यूज़ करने लगे हैं। दे यूज़ इट फॉर राइटिंग और डिज़ाइनिंग, फॉर लिसनिंग टू म्यूज़िक और वॉचिंग फिल्म्स।
आज लोग इसे लिखने के काम में यूज़ कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग के काम में यूज़ कर रहे हैं, म्यूज़िक सुनने के लिए यूज़ कर रहे हैं, फिल्म देखने के लिए यूज़ कर रहे हैं. वर्ड्स रिमेन द सेम बट द मीनिंग कैन चेंज विद टाइम. शब्द तो सेम रहते हैं पर इनके जो अर्थ हैं वो समय के साथ बदल जाते हैं. इन दैट केस इट इज़ नॉट वेरी यूजफुल टू लुक एट दी ऑरिजिन्स ऑफ अ वर्ड. तो इस तरह के केसेस में शब्द कहाँ से पैदा हुए हैं ये काफ़ी नहीं है बच्चे, है ना. हमें इसके ऊपर भी सोचना पड़ेगा फिर. तो मैरी मैम कहती है मैम सो बेसिकली वॉट यू आर सेइंग, आप क्या कह रहे हो, इज़ दैट देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ अवर थिंकिंग अबाउट द मैटर अवर सेल्फ. तो कहती है आपका कहने का मतलब यही है कि विषय पर खुद सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है. मतलब हमें खुद ही सोचना पड़ेगा ना, आप यही कह रहे हो ना. हमें इसके अर्थ पर खुद ही गौर करना होगा, खुद ही इसकी परिभाषा करनी होगी ना. वी हैव टू थिंक अबाउट इट. उसका मीनिंग को इवॉल्व करनी होगी, खुद इसकी डेफिनेशन खुद ही बनानी पड़ेगी. तो आप लिख दो. मैम कहती हैं यू गॉट मी राइट, अब तुम मेरी बात समझ गई. लेट अस गेट ऑन विद इट नाउ. तो कहती है चलो आओ आप ये काम कर डालें कि हम इस शब्द को समझें, हम इसके डेफिनेशंस को समझें. अब यहाँ पर एक एक्टिविटी है, क्या है पढ़ लेते हैं. लेट अस टेक लिंक दो मैम सीरियसली. तो बच्चों चलो लिंक दो मैम की बात को हम थोड़ी गंभीरता से ले लेते हैं एंड ट्राई टू राइट डाउन द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ सम ऑफ द सिंपल वर्ड्स. और बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड जो है वो ढूंढते हैं कुछ सिंपल वर्ड्स का दैट वी यूज़ ऑल द टाइम, जिन्हें हम हर वक्त यूज़ करते हैं, जैसे पेन का, रेन का, लव का. इनके सिंपल वर्ड्स के हम डेफिनेशन ढूंढते हैं. फॉर एग्जाम्पल इज देयर अ वे ऑफ डिफाइनिंग अ पेन एंड डिस्टिंग्विशेस इट क्लियरली फ्रॉम अ पेंसिल. तो कहती है कि एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि भाई कलम, पेन जो है उसकी कोई स्पष्ट परिभाषा है जो उसे पेंसिल से अलग करती हो, ठीक है. और आई क्लियर मतलब ब्रश, चॉक, क्रेयॉन, इनके बारे में भी तुम ये सब बताओ मुझे. चलो जी, वट हैव यू लर्न फ्रॉम दिस अटैम्प्ट. अब आपने डेफिनेशन समझी तो आपने क्या समझा इस अटैम्प्ट से जब तुमने डेफिनेशन लिखी होगी. एंड व्हाट डज इट टीच अस, और ये चीज़ हमें क्या सिखाती है अबाउट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मीनिंग समझने में. अ सिंपल डेफिनेशन. लेट अस गेट बैक टू अवर डिस्कशन ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. तो कह रहे हैं अब चलो आ जाओ भैया एक सरल परिभाषा. तो हम वापस आ जाते हैं उसी चर्चा पर जो हमने शुरू करी थी, जो खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच में समानताएं बताती हैं और असमानताओं को से जुड़ी हुई हैं, है ना. हमारा जो डिस्कशन था वो सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के बारे में था, गवर्नमेंट्स के बारे में, दैट आर कॉल्ड, जो अपने आप को डेमोक्रेसीज बताती हैं. वन सिंपल सा फैक्टर है, कॉमन टू ऑल है सारी डेमोक्रेसीज में. एक पहली चीज़, पहला नियम डेमोक्रेसी का बताया जाएगा कि द गवर्नमेंट इज़ चूजन बाय द पीपल. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होता यही है कि बच्चों सरकार जो है वो लोग चुनते हैं. वी कुड दस स्टार्ट विद द सिंपल डेफिनेशन. इस सिंपल डेफिनेशन से हम स्टार्ट कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. सो डेमोक्रेसी वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें रूलर, जो हमारा शासक है, जो हम पर शासन कर रहा है, वो हमारे द्वारा ही चुना जाए. दिस इज़ यूज़फुल स्टार्टिंग पॉइंट. अब ये एक बहुत यूज़फुल स्टार्टिंग पॉइंट है. इस डेफिनेशन से हम इस बात को बहुत अच्छे से स्टार्टिंग में समझ सकते हैं कि कैसी सरकार जिसमें शासक हमने चुना है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. दिस डेफिनेशन अलाउ अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. अब इस तरह से ये अलग करती है, सेपरेट करती है डेमोक्रेसी दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से खुद को, है ना. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यहाँ का हमें पता चला कि भैया हाँ अलग तो है, दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक. उन गवर्नमेंट से अलग कर दिया, ठीक है. किस गवर्नमेंट से? एक जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो नॉन डेमोक्रेटिक से खुद को अलग कर दिया. द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल. अब जो आर्मी रूलर थे ना, जो आर्मी के रूलर थे म्यांमार के, ध्यान से समझते चलना यहाँ से, म्यांमार के जो सैनिक शासकों का चुनाव वहाँ के लोगों ने नहीं किया था. दोज हु हैपेंड टू बी इन कंट्रोल ऑफ द आर्मी बिकेम्स द रूलर ऑफ द कंट्री. तो जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था, हैपन टू बी इन कंट्रोल मतलब जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था, कंट्रोल था, ठीक है, जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वो बन गए रूलर. कहाँ पर? म्यांमार में. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क करके रखो कि म्यांमार जो था वर नॉट इलेक्टेड. वहाँ के जो रूलर थे, द आर्मी रूलर्स जो म्यांमार के थे, वो लोगों ने नहीं चुने थे. जिन लोगों का आर्मी पर कंट्रोल था वो वहाँ के अपना बन के बैठ गए रूलर. पीपल हैड नो से. नो से का मतलब लोगों का वहाँ पर कोई योगदान नहीं था इन दिस डिसीजन, इस डिसीजन में. अब डिक्टेटर्स लाइक पिनोशो, जो चिली का डिक्टेटर था, आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल. अब चिली का डिक्टेटर पिनोशो भी तो कोई पब्लिक ने थोड़ी चुना था. दिस ऑल्सो अप्लाइज टू मोनार्कीज. अब ये क्या है
ये भी बिल्कुल ऐसा ही था जैसे मोनार्कियल गवर्नमेंट में होता है, राजा वाली गवर्नमेंट में, तानाशाही में होता है। जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते, ये बिल्कुल वही बात थी। दिस ऑल्सो अप्लाइज टू मोनार्कीज। द किंग ऑफ सऊदी अरेबिया की बात करूँ, रूल नॉट बिकॉज द पीपल हैव चूजन दैम टू डू सो। द किंग्स ऑफ सऊदी अरेबिया रूल नॉट बिकॉज द पीपल हैव चूजन दैम टू डू सो। अब बात करते हैं सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरेबिया में जो किंग होता है ना, उसको भी कोई लोग नहीं चुनते, बट बिकॉज दे हैपन टू बी बॉर्न इन टू अ रॉयल फैमिली। वो केवल इसलिए राजा बन जाते हैं क्योंकि वो राजा की फैमिली में पैदा होते हैं, राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें हक मिल जाता है। दिस सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडिक्वेट। तो अब हमने कहा कि ये सिंपल जो डेफिनेशन आप ऊपर दी गई डेमोक्रेसी की, वो एडिक्वेट नहीं है। इट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल। ये हमें याद दिलाती है, ठीक है। इस समय ये समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब है लोगों का शासन। बट इफ़ वी यूज़ दिस डेफिनेशन इन एन अनथिंकिंग मैनर, मगर अगर हम इसको बिना सोचे समझे इसका यूज़ करने लग जाएं, तो फिर ये सभी सरकारों को लोकतांत्रिक हमें कहना पड़ेगा। वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स एन इलेक्शन और डेमोक्रेसी। तो हमें कहना पड़ जाएगा कि भैया जहाँ भी इलेक्शन हो रहा है वो तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जबकि ऐसा नहीं है। दैट वुड बी वेरी मिसलीडिंग। ये बिल्कुल गलत है कि जहाँ चुनाव है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ऐसा नहीं होता है। काफ़ी जगहें ऐसी हैं जहाँ चुनाव तो होते हैं लेकिन वो फिर भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। वो क्यों, वो आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। एज वी शैल फाइंड आउट in chapter 3 that every government in contemporary world wants to be called democracy। हम चैप्टर 3 में ये हम देखने के लिए मिलेगी, जैसे कि हम अध्याय 3 में देखेंगे कि आज हम इस कॉन्टेम्प्रेरी वर्ड की बात करते हैं। जो टाइम ये चल रहा है, इस समय की अगर हम बात करते हैं, हर सरकार ये चाहती है कि अपने आप को वो लोकतांत्रिक कहलाए, खुद को सबको लोकतांत्रिक कहलाना है, इवन इफ इट इज़ नॉट सो, जबकि वो लोग लोकतांत्रिक है भी नहीं। दैट इज़ वाई, इसी वजह से वी नीड टू केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गवर्नमेंट दैट इज़ अ डेमोक्रेसी एंड द वन दैट इज प्रिटेंड्स टू बी वन। तो इसी वजह से हमें बहुत क्लियरफुली डिस्टिंग्विश यानी अंतर करना पड़ेगा उस गवर्नमेंट में जहाँ पे डेमोक्रेसी है और जो लोग प्रिटेंड करते हैं, जस्ट दिखावा कर रहे हैं, उसमें हमें अंतर करना होगा। वी कैन डू सो बाय अंडरस्टैंडिंग ईच वर्ड। हम ऐसा तब कर सकते हैं जब हम हर एक शब्द को समझें इन दिस डेफिनेशन बहुत केयरफुली एंड स्पेलिंग आउट द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। और हम क्या करें, तांत्रिक सरकार की विशेषताओं को बहुत अच्छे से जानें कहीं ना कहीं, ठीक है। आगे आ जाओ भाई। अब यहाँ पर एक बच्चा है जो डेफिनेशंस बता रहा है अलग अलग, इसका कोई मतलब नहीं है। आगे चलते हैं। ये कार्टून पढ़ लो भाई। कार्टून पे ना कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। दिस कार्टून वाज ड्रॉन व्हेन इलेक्शंस वर हेल्ड इन इराक। ये कार्टून बना था तब जब इराक में इलेक्शन हुए थे विद द प्रेजेंस ऑफ यूएस। अब यूएस यहाँ पर था, है ना, विदेशी शक्तियाँ यहाँ पर थी एक तरीके से। इराक में अमेरिका और अन्य विदेशी शक्तियों की उपस्थिति थी उस समय चुनाव के टाइम पर, तब ये कार्टून बनाया गया था। व्हाट डू यू थिंक दिस कार्टून इज सेइंग? अब तुम्हें क्या लगता है कार्टून क्या कह रहा है? वाई डेमोक्रेसी रिटन द वे इट इज़, ऐसे क्यों लिखा गया डेमोक्रेसी जैसे ये लिखा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब भाई लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट पेज है, इसको ध्यान से समझ लेना, यहीं से क्वेश्चन आएगा। वी हैव स्टार्टेड विद द सिंपल डेफिनेशन। हमने एक बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन से स्टार्ट किया था कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी वो सरकार है जिसमें कि रूलर्स जो हैं वो हम जो हैं खुद उनको चुनते हैं, अपने शासकों का चुनाव करते हैं। दिस रेजेज मैनी क्वेश्चंस। लेकिन इस डेफिनेशन ने ही अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर दिए। पहला सवाल क्या खड़ा किया? हु आर द रूलर्स? कौन से शासकों को चुनना है हमें? इन दिस डेफिनेशन कौन से रूलर्स की बात हो रही है यहाँ पे? विच ऑफिशियल्स मस्ट बी इलेक्टेड? कौन से ऑफिसर्स को चुना जाना है फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी, है ना, कि हम किसी भी गवर्नमेंट में कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी है, हम ऑफिसर्स को चुन रहे हैं, तो कौन से ऑफिसर्स को चुन रहे हैं भाई? विच डिसीजंस मे बी टेकन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स इन अ डेमोक्रेसी। और वो कौन कौन से डिसीजंस हैं जो डेमोक्रेसी में बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं, है ना। व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शंस कॉन्स्टिट्यूट अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन? भाई किस तरह के जो इलेक्शंस हैं, चुनाव हैं, उनको लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं। हम कहते हैं कि लोकतांत्रिक चुनाव है उस देश में हो रहे हैं, तो भाई कौन से इलेक्शंस को कह रहे हो आप लोकतांत्रिक? व्हाट कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड? वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनको फुलफिल होना, कौन सी शर्तें हैं बेसिकली जिनको पूरा होना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए फॉर एन इलेक्शन टू बी कंसीडर डेमोक्रेटिक? क्या हम ये कहें कि इलेक्शन डेमोक्रेटिक है क्योंकि इसमें ये शर्तें पूरी हुई? तो वो कौन सी शर्तें हैं? हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स? वो लोग कौन हैं जो कि चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं और गेट इलेक्टेड एज रूलर्स? वो कौन से लोग हैं जो
एज अ रूलर इलेक्ट हो सकते हैं, उसकी क्या शर्तें हैं? शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन इक्वल बेसिस, क्या ये चीज़ हर सिटीजन को इक्वल राइट दे रही है, इक्वल बेसिस पे होता है ये सब? क्या ना डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजन्स दिस राइट, क्या डेमोक्रेसी में भी ऐसा होता है कि कुछ सिटीजन्स को पूरे अधिकार नहीं मिलते इस तरह के? ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी? तो उन्होंने कहा फाइनली बताओ भैया किस प्रकार की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी? कैन इलेक्टेड रूलर्स डू वट एवर दे वांट इन डेमोक्रेसी? क्या जो जो चुन के आते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं जो वो करना चाहते हैं? और मस्ट आर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट्स, या फिर कुछ उनकी लिमिट्स होती हैं कि वो इतना कर सकते हैं इतना नहीं कर सकते? और डेफिनेटली लिमिट्स होती हैं भाई, हमारे देश में डेमोक्रेसी है तो ऐसा थोड़ी है कि लीडर जो चाहे वो कर लेता है, उनको भी बिल पास कराने पड़ते हैं संसद में, राइट? इज़ इट नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी? ये बिल्कुल ज़रूरी है डेमोक्रेसी में टू रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, कि हम नागरिकों के अधिकारों को रिस्पेक्ट करें। लेट अस कंसीडर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। हम इन क्वेश्चंस को कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मतलब बहुत सारे देश अब आपको वो बताए जाएंगे कि वो अपने आप को बोल रहे हैं कि हम डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन ये सारी बातें तो पूरी नहीं हो रही हैं। जैसे कि मेजर डिसीजंस इलेक्टेड बाय लीडर्स, बाय इलेक्टेड लीडर्स, तो बड़े जो मुख्य फैसले हैं वो जो चुन कर आए नेता उनके द्वारा लिए गए। कैसे भाई, देखते हैं। इन पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो हैं वो लीड कर रहे थे, मतलब एज अ लीडर थे, वो मिलिट्री कूप को लीड कर रहे थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, मिलिट्री कूप को जब वो लीड कर रहे थे तो उन्होंने अक्टूबर 99 में ये ओवरथ्रू अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। अब इन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने क्या किया, पूरा तख्ता पलट कर दिया, सैनिक तख्ता पलट कर दिया। ठीक है, और सैनिक तख्ता पलट करने के बाद 1999 की बात है, सैनिक तख्ता पलट हुआ। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई जो भी सरकार थी ना, जो डेमोक्रेटिकली पब्लिक ने चुनाव में चुनी होगी गवर्नमेंट, उसको हटा दिया और कह दिया कि मैं हूँ चीफ एग्जीक्यूटिव, खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर दिया। ठीक है, और खुद को मतलब मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया, चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर दिया। और लेटर ही चेंजेस डेजिग्नेशन, और बाद में उन्होंने क्या किया, चीफ एग्जीक्यूटिव से खुद को क्या कह दिया कि अब मैं इस देश का प्रेसिडेंट हूँ, अपना डेजिग्नेशन चेंज कर दिया 2002 में। एंड हेल्ड अ रेफरेंडम इन द कंट्री, और रेफरेंडम, एक कंट्री में रेफरेंडम का मतलब होता है बेटा जनमत संग्रह, लोगों से जैसे हम वोट डलवाते हैं ना, तो ऐसा उन्होंने एक रेफरेंडम करवाया, है ना, जनमत संग्रह लिया। दैट गारंटेड हिम अ 5 years एक्सटेंशन, जिसने कहा कि चलो भैया उस रेफरेंडम के अनुसार 5 साल इनका कार्यकाल और बढ़ा दिया गया, जबकि ये गलत था, ये गलत तरीक़ों से हुआ था, पब्लिक का ओपिनियन नहीं था ऐसा। ठीक है, जैसे होता ना झूठ झूठ चुनाव में वोट डलवा लिए, बिल्कुल वही वाली बात थी। पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेसी एक्टिविटिस्ट जो थे सेड दैट दिस रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन, ये रेफरेंडम किस पे बेस्ड था भैया, धोखाधड़ी पे। ठीक है, ये दिस रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन मैल प्रैक्टिसेस, तो उन लोगों ने कहा कि ये तो धोखाधड़ी है, ये तो फ्रॉड है, ऐसा तो है नहीं कि पब्लिक ने तुमको बोल दिया। इन अगस्त 2002 में ही इशूड आ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, मतलब 2002 में इन्होंने एक लीगल तरीके से हम बोल सकते हैं एक फ्रेमवर्क ही चेंज कर दिया। मतलब जैसे होता है ना कि आपने कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दिया, अमेंड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का। और अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर के अनुसार जो प्रेसिडेंट है कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, अब वो डिसमिस कर सकता है नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज को भी। समझ रहे हो बात को, समझो ध्यान से, देखो वापस से थोड़ा ध्यान से समझते हैं क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में पूरा सैनिक तख्ता पलट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने जो भी लोकतांत्रिक ढंग से, डेमोक्रेटिक ढंग से चुनी हुई सरकार थी उसको हटा दिया और ख़ुद को कह दिया कि मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। चीफ एग्जीक्यूटिव बनने के बाद 2002 में क्या किया उन्होंने, एक रेफरेंडम कराया, जनमत संग्रह कराया। जब पब्लिक से पूछा जाता है कि भैया आपको चाहिए ये, है ना, एज अ प्रेसिडेंट चाहिए, तो उन्होंने नकली करा दिया और अपने कार्यकाल को 5 साल और आगे बढ़ा लिया। अब पाकिस्तान की जो मीडिया थी, वहाँ के जो मानवाधिकार संगठन वाले लोग थे, जो भी लोग लोकतंत्र के लिए काम कर रहे थे, उन लोगों ने आरोप लगाया कि आपने ये जनमत संग्रह जो कराया तो धोखाधड़ी है, इसमें तो बहुत बड़े पैमाने पर फ्रॉड किया गया है, इसके अंदर तो गड़बड़ियाँ हैं। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के ज़रिए पाकिस्तान का संविधान ही बदल दिया। ठीक है, अब बदल दिया तो मंत्रिपरिषद में जितने भी काम कर रहे थे तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी उन पर रहती थी।
ठीक है। इन्होंने क्या किया, सॉरी, राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भी भंग कर दिया, नेशनल प्रोविंशियल असेंबलीज को हटा दिया। द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। जो काम था सिविलियन कैबिनेट का वो सुपरवाइज किया जाता था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा, विच इज़ डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स। लेकिन इसको डोमिनेट कौन करता था? मिलिट्री ऑफिसर्स डोमिनेट करते थे। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान का संविधान बदला। फिर उनके ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रीय और जितनी भी राष्ट्रपति, राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियाँ हैं उनको उन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति जो है उन्होंने ये चेंज किया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली को भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद का जो काम था वो एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी उस पर रहती थी, जिससे ज़्यादातर सब फौजी सदस्य ही उसके अधिकारी थे। आफ्टर पासिंग दिस लॉ इलेक्शंस वर हेल्ड। इसके बाद इस लॉ को पास करने के बाद इलेक्शन हुए प्रोविंशियल असेंबलीज़ में, नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज़ में। सो पाकिस्तान हैज़ हैड इलेक्शंस। तो मतलब पाकिस्तान में क्या हुआ, इलेक्शंस हुए। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सम पावर्स। जो चुनकर आए उनके पास कुछ पावर्स थी, बट द फाइनल पावर जो थी ना वो रेस्टेड विद द मिलिट्री ऑफिसर्स और जनरल मुशर्रफ के हाथ में ही रही। लेकिन जो चुन के आए बहुत ज़्यादा पावर उनके हाथ में नहीं रही। ज़्यादा पावर किसके हाथ में रही? मिलिट्री ऑफिसर्स के हाथ में रही, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हाथ में रही। क्लियरली अगर हम बात करते हैं तो देयर आर मेनी रीजंस, बहुत सारे रीज़न है वाई पाकिस्तान अंडर जनरल परवेज़ मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। तो भाई हम ये कह रहे हैं कि हम पर बहुत सारे रीज़न है, बिल्कुल क्लियर। परवेज़ मुशर्रफ को क्यों नहीं कहना चाहिए कि वो डेमोक्रेसी वाली गवर्नमेंट चला रहे हैं। बट लेट अस फोकस ऑन ऑफ दीज। चलो लेट अस फोकस ऑन वन ऑफ दीज। चलो एक बात पे, तो बहुत सारे रीज़न है हमारे पास, कहते हैं चलो एक रीज़न पे तो बताते हैं। कैन वी से दैट द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। हम ये कह सकते हैं कि लोगों ने चुना है इन्हें। पाकिस्तान में तो ऐसा तो नहीं हुआ था। नॉट क्वाइट। पीपल मे हैव इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। भाई लोगों ने तो जो चुना था वो चुने थे रिप्रेजेंटेटिव्स नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज के, बट दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वर नॉट रियली द रूलर्स। बट जिनको चुन के भेजा गया वो तो वाकई में रूलर थे ही नहीं, मतलब एज अ रूलर तो वो काम ही नहीं कर रहे थे। ठीक है, सर्वोच्च सत्ता किसके हाथ में थी? दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन। जिनको चुन के भेजा गया वो तो फाइनल डिसीजन ले ही नहीं सकते थे। पावर जो थी टू टेक द फाइनल डिसीजन वो तो रेस्टेड थी किस में? आर्मी ऑफिशियल्स के हाथ में ही, और विद जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हाथ में। एंड नन ऑफ देम वर इलेक्टेड बाय द पीपल। और इनमें से कोई भी जो है वो लोगों ने नहीं चुना था। इसी बात से समझ में आता है कि अगर पावर जिसके हाथ में है वही पब्लिक ने नहीं चुना तो बेटा वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है कहाँ? दिस हैपन्स इन मैनी डिक्टेटरशिप्स एंड मोनार्चीज। तो ऐसा तो भैया बहुत सारी तानाशाही सरकारों में होता है और राजशाही सरकारों में होता है, राजा वाली सरकारों में होता है। दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट। उनमें क्या रहता है कि फॉर्मली मतलब वो नाटक करते हैं एक तरीके से इलेक्टेड पार्लियामेंट का एंड गवर्नमेंट का, बट द रियल पावर जो रहती है वो उन लोगों के हाथ में रहती है जो कि इलेक्टेड नहीं है। इन अ फ्यू कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो रियल पावर वॉज विद सम एक्सटर्नल पावर्स एंड नॉट विद द लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो रियल पावर किसके हाथ में रहती है? कुछ दूसरे एक्सटर्नल पावर्स के हाथ में रहती है, ना कि उन लोगों के हाथ में जो कि चुन के आए हैं। दिस कैन नॉट बी कॉल्ड अ पीपल्स रूल। तो इस तरह के रूल को तो आप पीपल का रूल नहीं कह सकते। दिस गिव्स अस द फर्स्ट फीचर इन अ डेमोक्रेसी, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो भाई ये तो होना ही चाहिए। फर्स्ट फीचर ये है कि जो फाइनल डिसीजन है ना वो उन लोगों के द्वारा लिया जाना चाहिए जिन्हें लोगों ने चुना है, ना कि किसी और के द्वारा, ना कि किसी राजा के द्वारा, ना कि किसी सेनापति के द्वारा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंपटीशन, आप देखो यहाँ पर होना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर डेमोक्रेसी है तो फ्री और फेयर होना चाहिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। अगर हम बात करते हैं चाइना की तो इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। चाइना में होते हैं भैया हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज़ पार्लियामेंट, कि कंट्री के पार्लियामेंट के बंदे चुने जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं, ध्यान से समझ लेना, कावांगू रामेन दाई वीचो दुहाई। राष्ट्रीय जन संसद इसको बोल सकते हो, ठीक है। नेशनल पीपल्स कांग्रेस आप इसको बोल सकते हो। द नेशनल पीपल कांग्रेस हेल्ड द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। और ये लोग जो चुनते हैं ना, चुन के आते हैं, तो इनके हाथ में पावर होती है कि ये जो है ये चुन सकें, किसको अपॉइंट कर सके? अपने प्रेसिडेंट को। इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। तो 3000 मेंबर जो हैं वो इलेक्ट किए गए भैया चाइना में हर जगह से। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी। कुछ मेंबर्स जो हैं वो आर्मी ने भी इलेक्ट किए बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस। लेकिन इलेक्शंस होने से पहले एक कैंडिडेट को ज़रूरत होती है अप्रूवल लेने की चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से। अब ये गलत है, ये गलत है ना। ये तो नहीं होना चाहिए ना डेमोक्रेसी में कि किसी से आपको आप चुनाव में खड़े होना है तो आप चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से जाके पहले परमिशन लोगे, और ओनली दोज हु आर द मेंबर्स ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर पार्टीज़ जो थी
वही जो है इस चुनाव में आ पाई। इट वर अलाउड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस हेल्ड इन 2002 और 2003 में। अब स्मॉलर पार्टीज आई, ठीक है। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, लेकिन सरकार हमेशा किसने बनाई? कम्युनिस्ट पार्टी ने ही बनाई। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930। अब यहाँ बात करेंगे मैक्सिको की, कि भैया इंडिपेंडेंस हुई मैक्सिको की 1930 में, आज़ाद हो गया। इलेक्शंस होते हैं आफ्टर एवरी 6 ईयर्स वहाँ पे टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट, उसके प्रेसिडेंट को चुनने के लिए। द कंट्री हैज़ नेवर अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल। अब ये कंट्री जो है कभी भी ना किसी डिक्टेटर के अंडर में नहीं रही, है ना, या मिलिट्री रूलर के अंडर में नहीं रही। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन जो होने लगे वॉज वन बाय आ, वो एक पार्टी जीती थी जिसको हम कहते हैं PRI। अब यहाँ पर PRI ही जीते हर बार। इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, ओपोजिशन पार्टी, वो जो हैं डिड कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, वो जाती तो थी इलेक्शंस में, लड़ती थी, बट नेवर मैनेज टू विन, कभी जीती नहीं पाती थी। द PRI वॉज नोन टू यूज़ मैनी डर्टी ट्रिक्स। PRI जो थी बहुत गलत तरीके अपनाती थी टू विन इलेक्शंस। ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिस, जितने भी लोग सरकारी ऑफिस में काम करते थे, अलॉट एट पार्टी मीटिंग, ठीक है, नहीं उनको अटेंड करनी पड़ती थी पार्टी की मीटिंग को। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स जो थी यूज टू फोर्स, वो पेरेंट्स को फोर्स करती थी कि भैया आप वोट दीजिए PRI को। मीडिया जो थी वो लार्जली इग्नोर करती थी एक्टिविटीज़ को अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ के, है ना, एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज दैम। ठीक है। समटाइम्स द पोलिंग बूथ वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कई बार तो क्या होता था, पोलिंग बूथ को भी शिफ्ट कर देते थे एक जगह से दूसरी जगह इन लास्ट मिनट पे, जिसकी वजह से क्या होता था, विच मेड इट डिफिकल्ट फॉर पीपल टू कास्ट देयर वोट्स। लोग वोट ही नहीं डाल पाते थे। तो जो PRI है बच्चों, स्पेंड अ लार्ज सम ऑफ मनी, बहुत पैसा खर्च करते थे अपने कैंपेन्स पे, अपने कैंडिडेट्स के। शुड वी कंसीडर द इलेक्शन, अब हम ये कह सकते हैं कि क्या ये जो इलेक्शंस हैं, हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि एग्जाम्पल है ये पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स, इस तरीके से अपने रूलर्स को इलेक्ट कर रहे हैं। बाई रीडिंग दीज एग्जाम्पल्स वी गेट अ सेंस दैट वी कैन नॉट, नहीं भाई हम नहीं कह सकते, क्योंकि एक ही पार्टी तो जीते जा रही है, गलत तरीक़ों से भी जीत रही है। देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स हियर। अगर हम चाइना की बात करें, इलेक्शंस डू नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस। आपने नाम की चॉइस दे दी, कोई सीरियस चॉइस तो है ही नहीं। दे हैव टू चूज़ द रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट्स अप्रूव्ड बाय इट। चूज़ तो आपको रूलिंग पार्टी का आदमी करना है या फिर जिसको इन्होंने परमिशन दी है। कैन वी कॉल दिस अ चॉइस, क्या हम इसे चॉइस कह सकते हैं? इन द मैक्सिकन अगर हम एग्जाम्पल देखें तो पीपल सीम्ड टू रियली हैव अ चॉइस। अब पीपल सीम्ड टू रियली हैव अ चॉइस, बट इन प्रैक्टिस अगर हम देख रहे हैं तो हैड नो चॉइस। अगर हम देखें तो ऐसा दिखता है कि लोगों के पास चॉइस है मैक्सिको में गवर्नमेंट में, लेकिन ऐसा है ही नहीं, उन पर चॉइस नहीं है। देयर वॉज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफेटेड। कोई तरीका ही नहीं है कि रूलिंग पार्टी जो है हार जाए, इवन इफ पीपल वर अगेंस्ट इट, जबकि लोग इसके अगेंस्ट हो तब भी। दीज आर नॉट फेयर इलेक्शंस, वहाँ पे फेयर इलेक्शंस नहीं हैं। वी कैन दस ऐड कर सकते हैं अपना सेकंड फीचर। क्या फीचर हुआ सेकंड टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी में? होल्डिंग इलेक्शंस ऑफ एनी काइंड इज़ नॉट सफिशिएंट, कि भाई इलेक्शन कराना ही तो सफिशिएंट नहीं है। द इलेक्शन मस्ट ऑफर अ रियल चॉइस। इलेक्शन में चॉइस भी तो होनी चाहिए बिटवीन पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स, एंड इट शुड बी पॉसिबल फॉर पीपल। ये पीपल के लिए पॉसिबल कब है? टू यूज़ दिस चॉइस टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रूलर्स, है ना, जब हम एग्जिस्टिंग रूलर को वहाँ से हटा दें, इफ़ दे विश तो, अगर इसकी ज़रूरत है तो, अगर वो चाहें तो। सो यहाँ से आगे आओ। अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पे बेस होनी चाहिए, वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चॉइस ऑफ लूजिंग। मतलब वो हार भी सकें, जो इस समय गवर्नमेंट में बने हुए हैं ना, वो हार भी तो सकें। लोकतंत्र जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष होना चाहिए, फ्री और फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, और सत्ता में बैठे हुए लोग जो हैं उनके जीत हार के समान अवसर हों सबके पास। ऐसा नहीं हो कि वो बस जीते ही जीते। तो शेल फाइंड आउट कम नहीं वी शेल फाइंड आउट मोर अबाउट अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन चैप्टर 3 में हम उसके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखो, 1 पर्सन 1 वोट। अभी यहाँ पर ना एक व्यक्ति का एक वोट होना चाहिए भाई डेमोक्रेसी में। अर्लियर वी रेड अबाउट हाउ द स्ट्रगल ऑफ डेमोक्रेसी वॉज लिंक्ड टू द डिमांड फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। भाई हमने पढ़ा था कि किस तरह लोकतंत्र में अगर हम बात करें तो जो संघर्ष है, लोकतंत्र के लिए होने वाला जो संघर्ष है, वहाँ पर मताधिकारों की डिमांड बहुत ज़्यादा थी कि हर आदमी को जो है 18 साल से ऊपर का उसको अधिकार मिलना चाहिए वोट का। दिस प्रिंसिपल जो है हैज़ नाउ कम टू बी एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ये जो प्रिंसिपल है ना, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब हर एक आदमी का एक वोट होना चाहिए जो 18 साल से ऊपर का है, ये पूरी दुनिया अब इसे मानने लगी है। देयर आर मेनी इंस्टेंसेस, बहुत सारे इसके उदाहरण भी हैं ऑफ डिनायल ऑफ इक्वल राइट, लेकिन इक्वल राइट दे नहीं रहे बहुत सारी कंट्रीज़। वो कौन कौन सी हैं जो नहीं दे रही? पहला आपको एग्जांपल दिया, अंटिल 2015 तक तो सऊदी अरेबिया में औरतों को कोई अधिकार ही नहीं था राइट टू वोट का। अगर हम दूसरी बात करें तो दूसरा आपको दिया है एस्टोनिया का।
एस्टोनिया में क्या है, एस्टोनिया हैज़ मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स इन सच अ वे, इस तरीके से उन्होंने अपने नागरिक अधिकार बनाए कि जो लोग बिलोंग करते हैं टू द रशियन माइनॉरिटीज़ को, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है राइट टू वोट। ठीक है, एस्टोनिया में नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाए गए कि जो रूसी लोग हैं, रशियन लोग हैं, जो अल्पसंख्यक समाज है वहाँ पे, जो माइनॉरिटी वाले लोग हैं, उनको बहुत मुश्किल से अधिकार मिले हैं कुछ। अगर इन फिजी की बात करें, जो इलेक्टोरल सिस्टम है इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू। मतलब अगर मैं इंडियन हूँ और मैं वहाँ पे फिजी में रह रही हूँ बहुत सालों से, ऐसे लोग हैं ना फिजी में रहने वाले, तो वहाँ उनके जो वोट का कहना चाहिए वैल्यू है वो कम है, और जो फिजी के बेसिक रहने वाले हैं उनके वोट का वैल्यू ज़्यादा है। सो डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। तो डेमोक्रेसी तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी मतलब सब इक्वल होने चाहिए ना इसमें। तो दिस गिव्स द थर्ड फीचर। अब इससे हमें थर्ड फीचर क्या मिलता है इसका, कि इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट, और हर एक के वोट की जो एडल्ट सिटीजन है उसकी वन वैल्यू होनी चाहिए। अब इसके बारे में भी अब चैप्टर 3 में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर सिटीजन्स। अभी काम करते हैं, बस यहाँ तक पढ़ते हैं इसको, फिर अगले वीडियो में करेंगे। बहुत लंबे लंबे वीडियो हो जाएंगे नहीं तो इसके। ठीक है, अभी 40 मिनट का तो ऑलरेडी हो चुका है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।